Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के हमारे टॉपिक में है मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एडिटोरियल। मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी हुआ इसके ऊपर। सो बहुत सारे जो पिटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, जो पहले भी था, उसका अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। सो ये 2018 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था, जो भी सेक्शंस प्रोविजंस इसमें इंसर्ट किए गए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इनवैलिड है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके के दलीलें सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी। ऑलमोस्ट अराउंड 200 से 300 एप्लीकेशंस कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो अमेंडमेंट हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लीज आपको रिव्यू करिए इसके ऊपर। यहाँ पे बेसिकली ईडी के ऊपर जो भी कंप्लेंट्स किए गए हैं, ये ईडी के ऊपर थे, बिकॉज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहां पे ये पहुंच जाता है। आप सुनते ही होंगे न्यूज़ में रिसेंटली महाराष्ट्र में भी कल ही संजय राउत जी को, जो उद्धव सेना के जो एड है, क्लोज हेड है, तो उनको गिरफ्तार किया गया है 4 अगस्त तक। तो आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ हो रही है। तो ये जो पूरे इंस्टेंसेस आप देखते हैं, इसमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम उभर के आते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहां पे ये आ जाता है और ये केस फाइल करता है। ये इनकी ओन इनके पावर्स बहुत एक्सटेंसिव होते हैं और इनके पावर्स पुलिस से हो, सीबीआई से हो, उनसे ज़्यादा होते हैं। इनके पास समन करने की पावर होती है, इनके पास पूछताछ करने की पावर होती है, घंटे घंटे पूछताछ करते हैं और ये खुद का एक रिपोर्ट भी बनाते हैं। ऊपर से इन्होंने जो भी बयान ये लेते हैं, वो बयान को एज ए प्रूफ वो सबमिट भी कर सकते हैं और वो जज एक्सेप्ट भी करते हैं। जनरली एफआईआर में जो भी लिखा जाता है, तो उसको पुलिस हो, सीबीआई हो, उसको एज ए प्रूफ सबमिट नहीं कर सकते हैं। बट ईडी के पास ऐसा पावर है कि कोई, अगर मैं आपको ईडी के सामने बयान दूंगा, तो ये बयान वो एज ए प्रूफ भी सबमिट करेंगे। तो इनके जो पावर से बहुत एक्सटेंसिव है। हम यही पढ़ने वाले हैं कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये जो दलीलें कंप्लेंट्स फाइल की गई थी ईडी के खिलाफ कि इनके पास जो भी पावर्स है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनवैलिड है, इतना एक्सटेंसिव पावर्स नहीं रहना चाहिए। उनके पावर्स की वजह से क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 23 है, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन इन केस ऑफ ऑफेंसेस, और राइट टू लाइफ है, इसमें वायलेशन हो रहा है। ईडी के पावर्स की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन हो रहा है। तो इस तरीके भी कंप्लेंट्स गए थे। बट अभी क्या हुआ, जितने भी लोग केस फाइल कर रहे थे, उन सबको राहत नहीं मिली है। उनको बहुत दुखद की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी ईडी के एक्ट में जो प्रोविजंस है, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी एक्ट में सेक्शंस और प्रोविजंस हैं, ये पूरे सही हैं, उसमें कुछ खराबी नहीं है। दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर नॉट इनवैलिड। इस जजमेंट के वजह से पूरा का पूरा जितने भी लोग कंप्लेंट्स किए थे ईडी के खिलाफ और या ये एक्ट के खिलाफ, ये पूरे लोगों को दुखद हो गया है। बिकॉज अब उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक सेक्शन, हर एक जो प्रोविजन इसमें लिखा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, ये सही है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, और किस तरीके से लॉन्ड्रिंग होती है, और वीआईपीज कौन से ईडी में है जिसको अभी झेलना पड़ेगा ईडी की ट्रायल एक्सेट्रा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ये पूरे तो वैलिड है एक्सेट्रा, सो एंड सो पॉइंट। आप देख सकते हैं दिस इज आवर फ्लो ऑफ लेक्चर इस तरीके से रहेगा। और इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो इशू है, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें मेंस में टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मेंस में टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कभी आप राइट टू लाइफ और आर्टिकल 23 या फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब भी आप लिखते हैं एग्जाम में आंसर, तब आप यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आप यहाँ पे क्या किसका प्रूफ दे सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है, इसके तहत पीएमएलए एक्ट, ओके, पीएमएलए एक्ट, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
ओके, सो ये जो भी एक्ट है वहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत वहां पे स्ट्रिंजेंट एक्शन प्रोविजंस दिए गए हैं. सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो इन द मेन्स पॉइंट. ठीक है, लेट अस गो अहेड. अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एडिटोरियल. ठीक है, राइट. सो PMLA एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेसिकली. फाइन. ये एक्ट के ऊपर एलिगेशंस क्या है? ओके, ऐसा बोला गया है कंप्लेंट के तरफ से, जो भी ये एक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने में, उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए भी यूज किया गया है. जनरली ये एक्ट टेररिज्म फंडिंग, बड़े बड़े क्राइम्स के लिए यूज होता है और इसके जो भी प्रोविजंस है वहाँ पे यूज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है अगर कोई ये एक्ट में बुक होता है. तो आजकल क्या हो रहा है, ईडी के रेट्स आप हर दिन सुनते हैं न्यूज़ में. तो ये कहा गया है, एलिगेशन ये किया गया है गवर्नमेंट के ऊपर कि अभी ईडी का इस्तेमाल ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए भी हो रहा है. और जब भी ये जो ईडी के जो प्रोसीडिंग्स चलते हैं, ईडी जहाँ पे आप देख सकते हैं संजय राउत जी को ईडी अभी लेके जा रही है, और यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी नहीं है. जो भी ईडी के एक्ट में बुक होता है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो किस एक्ट में बुक हुआ है, वो किस वजह से बुक हुआ है, क्या क्या रीजंस के लिए बुक हुआ है, और कौन से उनके सेक्शंस हैं, कौन से क्राइम्स में उसको फंसाया गया है, या कौन से क्राइम्स में वो चार्ज लगाया गया है. यहाँ पे कंप्लीटली जिसके अगेंस्ट ये ईडी ट्रायल शुरू करती है उनको मालूम ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि उनके बारे में, उनके ऊपर चार्जेस क्या है. तो जैसा कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आप वो लिखते हैं FIR, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये हमें भी एक कॉपी दी जाती है. ईडी भी एक रिपोर्ट बनाती है जिसका नाम है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. क्या है ये? एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये रिपोर्ट हमें नहीं दी जाती है. अगर ईडी ने केस अगर मेरे ऊपर फाइल किया है तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, ये रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जाती है. इससे क्या होगा, मेरा जो डिफेंस है वो मेरा मजबूत नहीं होगा. मेरा जो डिफेंस अगर मैं करना चाहता हूँ मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता हूँ. ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक इंसान को, आगे वाले को अगर आप चार्ज करते हैं उसको ये राइट देना चाहिए कि वो अपना बचाव करें, अपने तरफ से पूरे तर्क रखें जिससे वो बच सकें. ओके, अगर इनजस्टिस अगर वो समझता है तो. बट यहाँ पे ईडी के जो भी रिपोर्ट बनती है ये रिपोर्ट नहीं दी जाती है. ये एज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट है. ये पहला वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू दी कंप्लेंट्स. सेकंड क्या है, जो भी FIR है, FIR में अगर मैं जो भी पुलिस के सामने जो भी मैं बयान देता हूं इसको प्रूफ नहीं मानती है कोर्ट. बट ये जो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो ईडी की बनाई हुई रिपोर्ट है ये एज ए प्रूफ मानी जाती है, यहाँ पे देखिए वेरी वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग होने के चांसेस है. क्योंकि देखिए FIR जोर जबरदस्ती लिखाई जा सकती है. ओके, बट FIR अगर जोर जबरदस्ती लिखाई और इसको अगर प्रूफ के जैसा पुलिस पीपल कैन सबमिट, अगर सबमिट कर सकते हैं प्रूफ के जैसा, तो हर एक कोई जो FIR लिखने आता है तो उसको दबा के, धमका के, मारने की धमकी दे के, तो उससे FIR दूसरी तरीके से भी लिखा सकते हैं और वो स्वयं FIR प्रूफ कर सकते हैं, एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में. इससे तो सोसाइटी में केओस हो जाएगा कि पुलिस वाले बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत पावरफुल बन जाएंगे और वो किसी भी इनोसेंट को भी अंदर कर सकते हैं, अंदर डाल दे सकते हैं. राइट, ओके, ये एक है. यहाँ पे ECIR का जो ईडी की रिपोर्ट है यहाँ पे ये ऐसे प्रूफ की तरह सबमिट की जाती है. इट मीन्स अगर देखिए ईडी के जो भी ट्रायल भी होते हैं, ईडी जब पूछताछ करते हैं तो हमारे सामने तो पब्लिकली तो नहीं करती है, ये भी तो एक बंद कमरे में करते हैं ना. तो ये कैसा हम मालूम कर सकें कि वो बंद कमरे में इनके ऊपर दबाव नहीं बन रहा है. अभी संजय राउत जा रहे हैं तो ऐसा इनके ऊपर भी दबाव बन रहा है. अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या आप या मैं किसी नॉर्मल इंसान को ईडी वाले दबा भी सकते हैं. देखो अगर आप नहीं बोलोगे तो आप 100 साल जाओगे, 80 साल जाओगे, सही बोल दीजिए, ऐसा दबाव में आपको थ्रेटन करेंगे, फैमिली आपकी ऐसा रहेगी एक्सेट्रा. तो ईडी के भी जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं कमरे में होते हैं. तो इसमें हम ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ प्रेशर नहीं हो रहा है. सो दो वायलेशंस हो गए यहाँ पे. पहली बात तो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात क्या है, ये ईडी का जो रिपोर्ट है वो एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं. बयान जो हम देते हैं वो एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं. तो फिर बयान जो भी ट्रायल जो भी पूछताछ होती है वो 4 कमरे में होती है. अगर 4 वॉल्स में होती है जब दबाव बनने के चांसेस है. तो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं ये एक्ट में, ऐसे प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको निकालो. ठीक है,
अब देखिए व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब है कन्वर्ट करना ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जैसे कि समझो मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं किसी को मेरे ऑफिस में एक जॉब खुली, ये जॉब में लगाने के लिए मैं किसी के पास से 10 लाख रुपए ले लिया, 10 लाख रुपए लेके उनको मैं जॉब लगा दिया मेरे रिकमेंडेशन से। तो ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया? ब्लैक मनी से आया। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी, जिसका कोई अकाउंट नहीं होता है, जो आप बता नहीं सकते हैं कहां से गया, क्योंकि ये काम करना ये इलीगल है या नहीं है, राइट, अनलॉफुल है या नहीं है, राइट, ये अनलॉफुल है, इलीगल है। तो ये जो इलीगल और अनलॉफुल काम मैं किया हूं, वो काम से जो जनरेट हुआ है मनी, उसको बोलते हैं ओके ब्लैक मनी, उसको बोलते हैं व्हाट? ब्लैक मनी। टैक्स मुझे इतना पे करना है, बट मैं टैक्स उतना पे नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी क्या हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हेन यू ट्राई टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू ओके व्हाइट मनी, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ड्रिंग। तो मेरे पास जो भी 10 लाख रुपए जो भी बंदा पे करता है जॉब लगाने के लिए, वो 10 लाख रुपए मैं कहीं कसिनो में जाऊंगा, कसिनो में जाके वहां पे 10 लाख एक लाख रुपए मेरे जो भी है 1 लाख रुपए दूंगा, वहां पे जो सही सोर्स के 1 लाख रुपए दूंगा, यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए कमाया बोल के आके बोल दे सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। तो दिस मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? व्हाइट मनी। या मैं किसी बिल्डर को दूंगा, बिल्डर को देके उनको बोलूंगा चलो भाई मेरे लिए एक फ्लैट बिल्डिंग में फ्लैट दीजिए, फ्लैट का कॉस्ट होगा 50 लाख, 50 लाख का ये मुझे 50 लाख होगा, मैं ये जो ब्लैक मनी से जनरेट हुए 10 लाख भी दूंगा और मेरे लोन उठा के 40 लाख दूंगा। तो फ्लैट ओनर क्या करेगा? मुझे मेरे वैल्यू 40 लाख में ही देगा, मुझे कितने में देगा? 40 लाख में ही दे देगा। तो यहाँ पे मैं ईडी को क्या बता सकता हूँ, देखो मैं तो 40 लाख में लिया, बट एक्चुअली लिया कितना? 50 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर है वो मेरे पूरे हार्ड कैश लिया। सो दैट इज ऑल इज अबाउट इट। मैं उससे कर लूंगा कि हम दोनों का एक नेक्सस होगा, हम दोनों की एक बातचीत होगी कि मैं इस तरीके से आपको दूंगा मगर आप लिखिए कम पैसे। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट ए ब्लैक मनी इनटू व्हाट? व्हाइट मनी। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ही, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड अबंडेंस ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू ओरिजिन ऑफ सेवरल इलीगल प्रैक्टिसेस। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है तो लोग क्या करेंगे? उसको इलीगल प्रैक्टिसेस ओके स्मगलिंग में डालेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज फंड करेंगे, सोशल डिसहार्मनी के लिए यूज करेंगे, अननेसेसरी प्रोटेस्ट करेंगे, पावर मॉन्गर होने के लिए क्या करेंगे? इलेक्शंस में खड़े होंगे, वहां पे लोगों को शराब देंगे, ये देंगे, गुटखा देंगे, तो लूर करेंगे कि वोट दो बोल के। सो दैट इज बाई जो ब्लैक मनी है उनका रुकना बहुत जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो सकती हैं। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप हाइड करते हैं कि आप कहां से कमाए हैं वो पैसे। ओके बेसिकली जहां से कमाते हैं आप, जिसके बारे में आप बोल नहीं सकते, ऑब्वियसली वो जो एक्टिविटीज रहेंगे वो इलीगल रहेंगे। बट ऐसे जो मनी को जो आप इलीगल एक्टिविटीज से जो कमा रहे हैं, अगर आप उसको ये बताते हैं कि वो मैं क्लीन सोर्स से कमाया हूं, और देर बाई आप अवॉइड करते हैं प्रोसिक्यूशन, जेल जाने से अवॉइड करते हैं, कन्विक्शन से अवॉइड करते हैं जेल से, और आपके प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट करने से अवॉइड करते हैं। ओके सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ओके, एंड शोइंग टू द पीपल दैट मैं ये पैसे क्लीन सोर्स से अर्न किया हूं। सो टू अवॉइड एनी जेल टर्म, टू अवॉइड एनी कन्विक्शन, टू अवॉइड एनी कॉन्फिस्केशन ऑफ योर एसेट। ओके मनी लॉन्ड्रिंग इज ए सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है ये। ओके सो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है? यहाँ पे पहली बात है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग का मतलब क्या है? इट्स व्हेन अगर आपके पास मेरे पास 10 लाख रुपए, 1 लाख मैं 10 लोगों को मैं दे देता हूँ, तो ये 10 लोगों के समहाउ मैं ये करता हूँ कि ये पूरे लोग मुझे गिफ्ट करें, या पूरे लोग मुझे, मैं एक छोटा फंक्शन करता हूँ घर में, बच्चे की नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन करता हूँ, ये पूरे लाके मुझे एक एनवेलप में 1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, ये 10 लोग मुझे 1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? क्लीन सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लीन सोर्स। सो जब आप स्मॉल चंक्स में कैश बांटते हैं, बांट के फिर बाद में डिफरेंट अकाउंट्स में बांटते हैं, फिर उनके पास से फिर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी सर्विस देके उनसे बड़ा अमाउंट लेते हैं, दैट इज हाउ यू विल कन्वर्ट ए ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्मर्फिंग। स्मर्फिंग में आप एक चीज याद रखिए कि बड़ा अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में डिसबर्स करना, फिर से वो किसी तरीके से ले लेना। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज नथिंग बट देयर आर मेनी वेज वेयर क्रिमिनल्स कैन एक्वायर मनी, whether by infusing what malware डाल के, phishing डाल के, account hackers, stored value cards are often used to launder some illegal money by purchasing items from that money.
ओके, जैसे कि पेटीएम का वैलेट है, पेटीएम वैलेट में डाल दो पैसे। ओके, और ये जो पूरे जो ऐप्स है ये क्या है मालूम, प्रीपेड पोस्ट पेड ऐप्स है। मीन्स पहले ये हमें पैसे देते हैं, अगर वो पैसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बाद में ये बंद देना होता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में जहां पे आप आपका पैसा डाल सकते हैं और खरीद सकते हैं, वो लोन की तरह भी दिया जाता है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वे में भी यू कैन जस्ट गो थ्रू व्हाट कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ऑफशोर अकाउंट तो पता है आपको, स्वीडन है जहां पे बहुत सारा इलीगल मनी स्टैज्ड है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और वीआईपीज और पॉलिटिशियंस के वहां पे अकाउंट है। वहां पे क्या होता है आपको तो पता है, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट टैक्स हेवन्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन्स बोलते हो। टैक्स के पैसे बचा के वो वहां पे रख रहे हैं, और वो कंट्रीज कभी नहीं बताएंगे कि ये किसका अकाउंट है और ये किसके नाम पे कितने पैसे है। तो फिर वहां वो जाएंगे अच्छे से, वहां से पैसे निकालेंगे, वहां से पैसे निकाल के यूएस जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, खरीदेंगे, फिर वापस भी आएंगे। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पैसे आप कहां से यूज करें, क्या यूज करें, पता भी नहीं चलेगा, वेरी इजी हो जाएगा। तो ऑफशोर अकाउंट्स टैक्स हेवन्स में रखना, ये और एक तरीका है। मनी म्यूल्स, कैश स्मगलर्स who help carry the illegal cash across different countries and deposit the cash in countries with less stringent tax laws. Okay, that is called as was money mules. Money mules ऐसे स्मगलर होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, टैक्स जो भी हम बचा रहे हैं वो टैक्स के पैसे वो रखते हैं अपने पास और ऐसी जगह पे वो स्टोर करते हैं जहाँ पे टैक्स के लॉज बहुत लूज रहें और इजीली वहाँ पे कन्वर्ट कर सकें और यहाँ पे फिर भेज सकें। क्योंकि अगर समझिए मैं इंडोनेशिया में टैक्स के लॉज उतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं मेरा ब्लैक मनी क्या करूंगा, मेरे भाई को दूंगा। भाई आप जाइए इंडोनेशिया, जाइए वहाँ पे कंपनी ओपन करिए। अब वहाँ पे कंपनी आप ओपन करते, ओपन करने के बाद में मैं क्या करूँगा, लीगली मेरे 10 लाख लगाऊंगा, 1 करोड़ रुपए आपको ब्लैक मनी दूंगा, फिर मेरे 10 लाख लगाऊंगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे इंडोनेशिया में एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोल के बोलेंगे भैया 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बल्कि वो प्रॉफिट के तहत मुझे यहाँ पे भेजेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं लगाया तो 1 लाख 10 लाख, बट मुझे प्रॉफिट आया कितने, 50 लाख प्रॉफिट भेजे वहाँ से। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा देखो मैं तो 1 लाख ही वहाँ पे इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करा था, अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आया तो मैं क्या करूँ। और वहाँ के लॉज भी इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है कि वहाँ पे पकड़ सके कि एक्चुअली पैसा 10 लाख के ऊपर 50 लाख किस तरीके से आया। तो इंडिया वाले क्यों जाएंगे किसी और कंट्री में और जाके पूछताछ क्यों करेंगे कि आप कैसे कमाए, कहाँ से कमाए। उनके रेस्टोरेंट बिजनेस में, उनके जो भी बिजनेस रहते हैं वो बिजनेस में, टेक्सटाइल बिजनेस, कौन सा बिजनेस में वो इंडिया के ऑफिशियल्स क्यों जाएंगे। तो उनकी सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो वहाँ पे वो अपन जा नहीं सकते, बट वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है। इंडियंस कैन इन्वेस्ट एनीवेयर एंड अदर पीपल कैन इन्वेस्ट इन इंडिया ऑल्सो। तो ग्लोबलाइजेशन का जब चल रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एफडीआई, ये तो है अपने कंट्री में। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये राउंड ट्रिपिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मींस एक जगह भेजिए फिर वापस ला लीजिए, एक जगह भेजिए फिर वापस ला लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिपिंग। और क्रिप्टो करेंसीज बहुत इजी वे में, ओके, यू कैन कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू व्हाट, व्हाइट मनी। इसमें डाल दो, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आता है, अरे भाई प्रॉफिट आ गया। अब क्रिप्टो करेंसी वाला क्यों देगा, बिटकॉइन वाला, लिथियम, लाइटकॉइन वाला, ये क्यों देंगे कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों देंगे कि अपने इंडियंस कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करे, कौन कितना कमाए। ये तो फिर हमारी प्राइवेसी के ऊपर आ जाता। तो ऐसा रहे तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा बिटकॉइन में, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो। डेटा वैसे भी गवर्नमेंट को नहीं देंगे वो, उस वजह से क्या है, गवर्नमेंट उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकती। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाट, व्हाइट मनी। कैसीनोज का मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर द वेरियस वेज वेयर यू कैन कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाट, व्हाइट मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू क्लीन मनी टू अवॉइड एनी प्रोसिक्यूशन, दैट्स ऑल। और किस तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अभी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट अराउंड पूरी दुनिया में अराउंड 2 ट्रिलियन ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, इलीगल मनी जनरेट हो रहा है और लॉन्डर्ड हो रहा है, मीन्स क्लीन कर रहे हैं, ब्लैक को क्लीन कर रहे हैं। 2 ट्रिलियन मीन्स हमारे जीडीपी के करीब 2.9 ट्रिलियन अपनी है। तो 3 ट्रिलियन पहले थी, तो लेट अस सपोज दैट ऑलमोस्ट लाइक अपनी इकोनॉमी के बराबर उतना पैसा क्या हो रहा है, ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को रोकने के लिए ओके, G7 के जो नेशंस हैं उन्होंने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इट इज ए फॉर्म्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ G7 नेशंस इन द ईयर 1989 टू फाइट व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनली फाइट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे फाइट करने के लिए का मतलब है कि वो यहाँ नहीं आएंगे या हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है,
जो भी इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी टैक्स रिलेटेड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड होते हैं, जो उनका इन्फोर्समेंट है, लॉस एक्सेट्रा, बहुत स्ट्रिंजेंट बनाना है। अगर स्ट्रिंजेंट बनाते हैं तो अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं बनाते हैं तो फिर खराब कर रहे हैं। द बैंक सीक्रेसी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आस्क दी बैंक्स आज देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर उनके पास कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग $10,000 है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। इट इज़ वेरी कॉमन। देखिए मेरे अकाउंट में जनरली होते हैं 1 लाख के ट्रांजैक्शन होते हैं, 2 लाख 4 लाख के होते हैं। सडनली मेरे अकाउंट में कोई 1 करोड़ भेज दिया, सडनली मेरे अकाउंट में कोई 1 करोड़ भेज दिया, तो जब मेरे अकाउंट का जो भी ब्रांच है वो उनके हेड ऑफिस को बोलता कि ये जो ट्रांजैक्शन ओके ये जो इनके शुजात सर के अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, ये हेडक्वार्टर को बोलेंगे। हेडक्वार्टर क्या करेंगे, गवर्नमेंट को मेल लिखेंगे कि ये अकाउंट नंबर इनके नाम पे है, इनका एड्रेस ये है, ये अकाउंट में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन ऑल ऑफ ए सडन हुआ। कभी 4 साल से इनका अकाउंट है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुआ। तो ये मालूम करके ईडी मेरे घर पहुंच जाती है। अब बताओ आप 1 करोड़ कहाँ से आया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आप इतना स्ट्रिंजेंट बनाते हैं तो आप फाइनेंशियल एक्शन टैक्स में ग्रे लिस्ट, बैक लिस्ट ऐसा कुछ होते हैं। पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट में होता है, तो हम बाहर है ये सब लिस्ट में, क्योंकि हमारे लॉस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, ईरान, यहाँ पे लॉस होते ख़राब है, तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट होकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो फंड कर रहे हैं। सो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से ही आप मिसाइल्स खरीदेंगे, मनी से ही आप बम्स खरीदेंगे, मनी से ही आप सिक्योरिटी को खरीदेंगे, मनी से ही आप धोखाधड़ी कर सकते हैं, किसी को पैसे देके लूर कर सकते हैं, राइट। तो मनी जितना ब्लैक मनी जनरेट होगा तो उतना सिक्योरिटी थ्रेट भी रहेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया का जो भी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है यहाँ पे, इट इज लाइक इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू वियना कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू कर्ब मीनास ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो वियना कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बनाया गया है इंटरनेशनली, और इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इट, ओके। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ इंडिया है ये इनेक्टेड ऑन द सेम लाइंस। हम कन्वेंशन साइन करने के बाद में 2002 में हम ये अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हम उस तरीके के प्रोविजंस लेके आए हैं अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 amend enforced in the year 2005 and amended also in the year 2018. 2018 में जो प्रोविजंस आए वो प्रोविजंस बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दैट वाज द कंप्लेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। There are 3 main objectives of this act is there. पहली बात तो प्रिवेंट करो, मनी लॉन्ड्रिंग होने से ही रोको, अगर हो गई तो कंट्रोल करो, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से बाई करते एसेट्स है उसको कन्फिस्केट करो, सीज कर दो उनकी पूरी प्रॉपर्टी। टू डील विद एनी अदर इशू ओके कंसर्न विद मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, सो किसी और इशू के ऊपर भी काम किया, ओके जहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है वहां पे भी ये डील करता है ये एक्ट, ओके। सो यहाँ पे एक ये पूरे जो PMLA वर्डिक्ट, ओके, ये जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये वर्डिक्ट क्या है, इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बर्फर्स, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अपने राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स को इरोड करता है। द आर्टिकल वॉज एक्चुअली व्हाट नेगेटिव टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के नेगेटिव है। आप इसमें क्या याद रखना है, देखो मेंस के टेक अवे पॉइंट्स तो ज़्यादा है नहीं। बेसिकली इसमें क्या है, देखिए अगर इंडिया की जुडिशरी कैसा है, आपको द आइडिया दैट ए पर्सन डिटेन ऑन सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन अवॉइडेंस वुड बी इंटाइटल्ड टू बेल पेंडिंग ट्रायल। अगर मुझे कोई सस्पेक्ट समझता है और सस्पेक्ट समझ के मुझे डिटेन करते हैं, क्या करते हैं, डिटेन कहीं जाने से रोक देते हैं, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, सर देखिए मैं कभी तो मैं तो गिल्ट साबिल नहीं हुआ, तो मुझे क्यों रखेंगे आप, ठीक है। मैं गिल्ट साबिल नहीं हुआ, मेरा अभी चार्जेस नहीं प्रूव हुए, अभी ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, मुझे आप क्यों डिटेन करते हैं, राइट टू लाइफ गई मेरी, ओके, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन आर्टिकल 23, ये पूरे मेरे इन्फ्रिंज हो गए हैं, राइट। तो बेसिकली जनरली क्या होता है, अगर आप सस्पेक्ट होते हैं तो आपको बेल मिल जाती है जब आपका ट्रायल हो के, जब आप मुजरिम करार दिए थे, जब आप अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी बहुत अच्छा चलती है, ओके। और हमारे पास रेट्रो एक्टिव नहीं है। अगर लॉ एक ज़माने में 2018 में, जब 2021 में लॉ ही नहीं था, 2021 में PMLA लॉ ही नहीं था, 2021 में लेट सपोज मैं 10 लाख का मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया, बट एक्ट कब आया, 2002 में आया एक्ट, व्हेन दिस एक्ट केम 2002 में आया एक्ट। तो 2002 में जब आने के बाद में वो जब अप्लीकेबल इन्फोर्स हुआ वो एक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2001 वाले जो भी क्राइम करे उनको भी आप इसमें डालो। सो जब लॉ नहीं है तो आपको उसके ऊपर वो भी नहीं है, ओके, यू विल नॉट बी लाइक, बेसिकली क्राइम्स में होता है ऐसा, सिविल में तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होता है,
बेसिकली क्राइम्स में जो टाइम पे आप जो क्राइम करते हैं, अगर वो क्राइम के लिए कुछ लॉ नहीं रहता है तो आपको दूसरे और प्रिंसिपल से आपको बरी किया जाता है या आपको मुस्लिम करार दिया जाता है, दैट इज अनदर मैटर। बेसिकली हमारे कंट्री में क्राइम रिलेटेड रेट्रोएक्टिव लॉ नहीं है, तो ये एक सेकंड प्रिंसिपल है। ओके, और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपनी जुडिशरी का जस्टिस में क्या सिस्टम है, अगर आपके लिए कोई चार्जेस लगाते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देगी, ये थर्ड है। ओके, और किसी भी खिलाफ कोई भी इंसान को अपने आप की गवाही देने का नहीं है। फोर्थ, यू के नॉट, पुलिस पीपल के नॉट आस्क मी, चलो सच क्या है बोलो, सच क्या है बोलो, सच क्या है बोलो, तो मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, मेरे ही खिलाफ मैं नहीं दे सकता हूं गवाही, राइट। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स पे हमारे जुडिशरी सिस्टम बेस्ड है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, ऑल दिस प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट में आए, सुप्रीम कोर्ट 3 बेंच जजमेंट हुआ था, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते सो बड़े बड़े लॉयर्स और इनके लॉयर, सब में ये बेंच हुई, 3 बेंच जजेस बैठ के इनकी प्ली को देखे, फिर गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो लोग भी अपने दलीलें रखें, ये कंप्लेंट वाले भी अपने दलीलें रखें, कि आप क्यों कर रहे हैं, सेल्फ इंक्रीमेंटिंग कर रहे हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, क्या चार्जेस है, आप मुझे डिटेन पहले ही कर दिए हैं, पहले ही मुझे कस्टडी भेज दे रहे हैं, पहले ही मुझे जेल भेज दे रहे हैं, मेरा चार्ज ही प्रूव नहीं हुआ। ये पूरे जो PMLA एक्ट में जो प्रोविजन है ये पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंप्लेंट का कहना था, गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं ये जरूरी है बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब दोनों में सुप्रीम कोर्ट किसका साथ दी है यहाँ पे, दैट इज अ क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं रहूंगी गवर्नमेंट के साथ। तो ये बोलते ही, ये जजमेंट आते ही पूरे जो भी फाइल करे थे कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू द PMLA एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको बहुत दुखद की बात हो गई है, बड़े बड़े डिग्नेटरीज अंदर जाने वाले हैं पक्का। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपन, यही आया है अपने वर्डिक्ट में। ये वर्डिक्ट का नाम, ये आप केस याद रखिए क्योंकि कोट कर सकते हैं आप कभी भी इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये डिफाइनिंग वेग और ये लॉ में जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बहुत वेग डिफाइन हुआ है। वेग डिफाइन होने का मतलब है इतना खुला खुला डिफाइन हुआ है कि आप कौन से भी क्राइम के लिए किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग कह के अरेस्ट कर ले सकते हैं ईडी वाले। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है, इसको कुछ स्पेसिफिक नेचर नहीं है, चलो भाई 1 करोड़ के ऊपर है तो ये हम ईडी वाले बुक करेंगे, बाकी के केसेस पुलिस देखेंगी, इस तरीके से नहीं है। चलो ये जो टेररिस्ट है, ऐसे फंडिंग से, गोल्ड है, इलीगल है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्राइम्स में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो ही अप्लीकेबल होगा, दूसरे क्राइम्स में अप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, इतना वेग टर्मिनोलॉजी है इसका, ये एक्ट में ईडी कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप होते हैं, अगर किसी भी वायलेशन आप करते हैं, छोटा रहो या बड़ा रहो, ईडी आराम से अरेस्ट कर सकती है। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द ऑथर हैज पॉइंटेड आउट इन दिस आर्टिकल, ठीक है। ओके फाइन, नाउ और यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो ईडी के जो पावर्स है, ये जो एक्ट में, PMLA एक्ट में ये जो पावर्स है, इट इज इन शार्प कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत अलग है व्हेन कंपेयर टू एक्ट सच एज इंडियन पेनल कोड 1860, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट 1959, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, कॉपीराइट्स एक्ट 1957। तो बहुत सारे एक्ट से अलग है ये, चोरी के, फ्रॉड के बहुत सारे लॉस है अपने, उनमें जो पावर्स दिए गए हैं वो पावर्स और PMLA एक्ट में ईडी को जो दिए गए पावर्स बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है। मीन्स यहाँ पे ईडी को बहुत पावरफुल बना दिया गया है, यहाँ पे नहीं बना दिया गया है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे एडिटोरियल्स में। तो यहाँ पे आप आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट PMLA एक्ट में आप आर्टिकल 19 और 20 दो भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल बफर्स का मतलब है जहाँ पे अपने को राहत मिलती, जहाँ पे अपने को आराम मिलता। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने को जो गवर्नमेंट की टिरानी से, गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर से अपने को जब आराम दिया जाता है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बफर इस तरीके से हम कहते हैं जनरली में, ठीक है फाइन। तो ये डेंजर्स है, अगर इस तरीके से चलता है तो हमारे कंट्री में बहुत डेंजर होगा, बहुत सारे लोग अननेसेसरी पकड़े जाएंगे ईडी के अंदर। तो देखना भी ये है कि
अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, तो इसके ऊपर अभी क्या होगा दैट और एक बेंच बैठेगी या नहीं बैठेगी, बट फिलहाल ये एक्ट ऐसे ही चलेगा। ईडी के पावर्स को कुछ भी धक्का नहीं लगा है, सेम टू सेम पावर्स रहेंगे। ओके, और यहाँ पे जो बेल कंडीशंस है, ईडी के पीएमएलए एक्ट में जो बुक होता है उसके वो सेटिस्फाई करना चाहिए दो कंडीशंस। सेक्शन 45 के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 45 ऑफ दिस एक्ट इज ऑल्सो राइट। अगर ईडी में आपको बुक करते हैं तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहली बात तो क्या है मालूम, यहाँ पे आपको जब ईडी मेरे ऊपर ईडी का केस लगा, मैं कोर्ट में गया, तो जब मुझे बेल की एप्लीकेशन में देता हूँ तो ईडी से हियरिंग लेते हैं पहले, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ कभी दूसरे केसेस में नहीं होता है। ईडी से हियरिंग लेते हैं कि आप इनके ऊपर चार्जेस बोलिए एक्सेट्रा, और वो चार्जेस मेरे को बताते भी नहीं हैं कि मैं डिफेंस कैसा करूँ नहीं करूँ। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कोर्ट को भी ये फील होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो भी चार्जेस है वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे नहीं लगे हैं। तो मैं कोर्ट को भी ये दिखना चाहिए कि मैं बेगुनाह हूँ। तो ये दो कंडीशंस होना चाहिए, कोर्ट शुड फील दैट आई एम नॉट गिल्टी, ये एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है मुझे बेल देने से पहले ईडी के हियरिंग सुनेंगे। ये दो केसेस में आप कोर्ट को फील कराना बोल तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ऊपर चार्जेस क्या है उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, जो मुझे बता ही नहीं रहे हैं। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जो कि बहुत वेग है, बहुत इनट्रांसपेरेंट है, इसको किस तरीके से डील करें ये किसी को नहीं पता चल रहा है जो भी ईडी में बुक हुए। बट सेक्शन 45 का जो ये दो कंडीशंस देता है बेल के लिए, ओके, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सही है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सही है। ठीक है, फाइन। सेक्शन 45 के बारे में हो गया, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, नाउ अभी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल के नया एक डॉक्ट्राइन इनोवेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग द केस ऑफ व्हाट पुट्टुस्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। पुट्टुस्वामी का केस ये प्राइवेसी रिलेटेड केस था। ओके, जब डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था तो किस तरीके से डाटा प्रोटेक्शन बिल को अप्लीकेबल करे, वहाँ पे जो भी प्रोविजंस थे वो प्रोविजन भी राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, पीपल्स प्राइवेसी के अगेंस्ट थे। तो जब कोर्ट ने कहा था कि पुट्टुस्वामी केस में कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी को अरेस्ट करते हैं और कितने दिन रखना चाहते हैं ये उसके क्राइम के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। छोटे मोटे क्राइम 10 लाख के क्राइम को भी आप 1 महीना इंट्रोगेट करेंगे, या 1 करोड़ के क्राइम को भी आप 1 महीना इंट्रोगेट करेंगे, ये सही नहीं है। ओके, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है। जितना आपका क्राइम होगा उतना ही आपको सताएंगे, जितना आपका बड़ा क्राइम होगा और सताएंगे। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है प्रोपोर्शन मीन्स जितना क्राइम होगा उतना आपको ज़्यादा ग्रिल करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट इट। द कोर्ट हेल्ड दैट, द कोर्ट यहाँ देखिए, द कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट नॉट इन साइलोस के ऐसा ग्रुप के ऐसा ऑपरेट नहीं करते हैं, बट बाई गिविंग एंड टेकिंग मीनिंग फ्रॉम ईच अदर, दैट एनी इन्वेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम मस्ट सेटिस्फाई ए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हर इंडिविजुअल जो भी आर्टिकल है ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस मीन दैट एवरी टाइम द स्टेट इम्पिंज ऑन ए राइट, अगर स्टेट कभी भी किसी की राइट को वायलेट करता है, इट शोज अमॉन्ग अदर थिंग दैट देयर एग्जिस्ट नॉट ओनली ए रेशनल नेक्सस बिटवीन द लॉ मेड बाय इट एंड ऑब्जेक्टिव टू दैट दे वांटेड टू हैव। कभी भी एक गवर्नमेंट एक प्रोविजन, एक लॉ का एक सेक्शन है, कुछ भी उसको अमेंड करके मॉडिफाई करता है, तो गवर्नमेंट हमेशा ये देखना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और फंडामेंटल राइट्स कितना हार्म हो गए। तो ये बैलेंस होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पूरे को ही हार्म हो गया आपके सेक्शन से, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बैलेंस अचीव करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स भी रखिए, उनको इजाज़त दीजिए, उनको ये राइट क्लेम करने का मौका भी दीजिए, और आप यहाँ पे उतना स्ट्रिंजेंट भी बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ए बैलेंस। सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड इन पुट्टुस्वामी केस। बट पुट्टुस्वामी केस का जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो एक थ्योरी में ही रह गया, क्योंकि अभी का जो पीएमएलए का जो जजमेंट आया है वो जजमेंट कंप्लीटली अपोजिट था, सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट से अपोजिट था। वो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी में कहा कि जो भी लॉ बनाते हैं गवर्नमेंट, इट शुड हैज टू बी लाइक फंडामेंटल राइट्स भी बचाना चाहिए। बट अभी जो पीएमएलए एक्ट में से जजमेंट आया, पूरे के पूरे जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पूरे इन्फ्रिंज होने के बाद भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऑल राइट,
ऑल इज राइट. सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी. बेसिकली इसमें बहुत सारे सेक्शंस है जिसमें आवाज़ उठाई गई थी कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशन है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे चीज़ें, पूरे सेक्शंस ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. और आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डेफिनेटली पढ़िए, मेंस एग्जाम 2022 में डेफिनेटली आ सकता है ये क्वेश्चन. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टू बी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.